दुनिया की सियासत के रंगमंच पर एक बार फिर ऐसा दृश्य तैयार हो रहा है जहां हर किरदार अपने अपने दांव चल रहा है, लेकिन चालें इतनी पेचीदा है कि सच्चाई और रणनीति के बीच की लकीर धुंधली पड़ती जा रही है। मध्य पूर्व की तपती जमीन पर कूटनीति की शतरंज बिछ चुकी है और हर मोहरा अपने हिसाब से खेल रहा है। एक तरफ बातचीत की बात होती है तो दूसरी तरफ धमकियों का शोर गूंजता है, यानी वादे कुछ और, बातें कुछ और जमीन पर हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। नमस्कार, विश्व युद्ध देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं इशिका त्यागी। मध्य पूर्व में इस वक्त जो हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प कहे तो हैरान करने वाली बात यह है कि बातचीत के नाम पर जो माहौल बनाया जा रहा था उसी के बीच अब इनकार और आरोपों का दौर शुरू हो गया है। जहां उम्मीद थी कि हालात कुछ नरम पड़ेंगे, वहीं अब तस्वीर और भी उलझती नजर आ रही है। हालात ऐसे बन गए हैं कि दोस्ती की बात करने वाले भी तलवारें तेज करते दिख रहे हैं और इस कहानी का सबसे बड़ा किरदार जो खुद को दुनिया का चौधरी समझता है, उसकी भूमिका भी कम दिलचस्प नहीं है। एक तरफ बातचीत के लिए प्रतिनिधि मंडल भेजने की बात हो रही है तो दूसरी तरफ खुलेआम धमकी दी जा रही है। अगर बात नहीं बनी तो तबाही मचा देगी, यानी एक हाथ में फूल और दूसरे हाथ में पत्थर वाली नीति इस वक्त खुलकर सामने आ रही है। अब सवाल यह है कि क्या ये कूटनीति है या दबाव की राजनीति? क्या ये शांति की कोशिश है या ताकत का प्रदर्शन? और क्या वाकई बातचीत के नाम पर सिर्फ एक खेल खेला जा रहा है? यही वो सवाल है जो इस पूरे घटनाक्रम को और भी मसालेदार बना देते हैं। तो ईरान ने साफ शब्दों में कह दिया है कि वो अमेरिका के साथ होने वाली बातचीत के अगले दौर में हिस्सा नहीं लेगा। इस्लामाबाद में होने वाली इस बैठक को लेकर जो उम्मीदें थी उन सब पर अब पानी फिर चुका है। तेहरान का कहना है कि वॉशिंगटन की मांगे इतनी ज्यादा हैं और उम्मीदें इतनी अवास्तविक है कि बातचीत का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब कोई मतलब ही नहीं है कि बातचीत हो जाए, क्योंकि अमेरिका इतनी बड़ी बड़ी मांग कर रहा है कि हम उन मांगों को नहीं मानेंगे, हम उन मांगों को पूरा नहीं करेगा, तो अब बातचीत का कोई मतलब बनता ही नहीं है। तो ईरान ने ये साफ कर दिया है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो एक तरफ तो शांति के ठेकेदार बने हुए हैं और दूसरी तरफ बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। वहीं अगर बात करें ईरान की, तो ईरान का आरोप है कि अमेरिका लगातार अपना रुख बदल रहा है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। अमेरिका पहले कुछ और बयान देता है, फिर कुछ और बयान देता है, तो अमेरिका के रुख दिन प्रतिदिन बदलते ही रहते हैं। ईरान का कहना है कि बार बार विरोधाभासी बयान अमेरिका देता नजर आ रहा है और बातचीत को गंभीरता से लेने के बजाय उसे एक दबाव बनाने का जरिया बना रहा है। ऐसे में भरोसे की नींव कमजोर पड़ गई है और बातचीत आगे बढ़ने से पहले ही लड़खड़ा गई है। इतना ही नहीं, हॉर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिकी नौसेना की गतिविधियों को भी ईरान ने बड़ा मुद्दा बनाया है। उसका कहना है कि ये नाकेबंदी युद्ध विराम का सीधा उल्लंघन है। यानी एक तरफ तो आप युद्ध विराम की बात कर रहे हैं ट्रंप, एक तरफ आप शांति का ढिंढोरा पीट रहे हैं, दूसरी तरफ हॉर्मुज में आप अपने जंगी जहाज उतार रहे हैं। तो ईरान तो सीधा सवाल कर रहा है कि हमें अब सीज फायर, ये जो आप एक दिन सीज फायर करते हैं अगले दिन आके धमकियां देता है, ये नहीं चाहिए, स्थायी समाधान दीजिए। यानी ईरान कह रहा है कि यानी एक तरफ तो शांति की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ घेराबंदी कर रहे हैं। अब ये दोहरी नीति जो है अमेरिका की, वो खुलकर सामने आ गई है। आपको बता दें, रिपोर्ट्स ये दावा करती है कि इस पूरे घटनाक्रम को ईरान ने मीडिया गेम तक बता दिया है। उसका कहना है कि अमेरिका जानबूझकर ऐसी खबरें फैला रहा है ताकि ईरान पर दबाव बनाया जा सके और उसे बातचीत की मेज पर झुकाया जा सके। यानी अमेरिका ये चाहता है कि जो वो कहे वही ईरान करे। वही ईरान ये साफ कह रहा है कि तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, जो हमारा मन करेगा हम करेंगे। तो एक तरफ अमेरिका है जो अपनी नीतियों को थोपने की कोशिश कर रहा है, दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ है ईरान जो मानने के लिए तैयार ही नहीं है।
अमेरिका का ये दावा है, अमेरिका का जो है ये दावा कर दिया गया अमेरिका की तरफ से कि बातचीत का दूसरा दौर इस्लामाबाद में अब शुरू होगा। यानी आज सोमवार है आज, और आज जो है इस्लामाबाद में दूसरी वार्ता जो है वो होने वाली है। यानी बातचीत का दूसरा दौर जो है वो आज शुरू होने वाला है। उसने अपने वार्ताकार भी भेजने की तैयारी कर ली थी, लेकिन ईरान ने जो है वो इनकार कर दिया है। ईरान के इनकार के बाद अब ये पूरी योजना अधर में लटक गई है। इससे पहले 11 अप्रैल को दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत हुई थी, जो करीब 21 घंटे तक चली। इतनी लंबी बातचीत के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला, और अब हालात ऐसे हैं कि अगला दौर शुरू होने से पहले ही खत्म होता नजर आ रहा है। इस बीच सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो 2 हफ्ते का संघर्ष विराम चल रहा है वो अब खत्म होने वाला है, और ऐसे में अगर बातचीत नहीं होती तो हालात फिर से बिगड़ सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी भी कम चौंकाने वाली नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो वो युद्ध विराम बढ़ाने के पक्ष में नहीं होंगे और ईरान पर बमबारी तक कर सकते हैं। यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली सोच साफ झलक रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप ये कोई पहली बार तो बयान दे नहीं रहे हैं इस तरीके का। एक दिन डोनाल्ड ट्रंप आके कहते हैं कि ऐसा हमला होगा कि ईरान की पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी। अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और कहते हैं कि सीज़फायर हो गया है, हम शांति की बात करना चाहते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप हर दिन अलग अलग बयान देते हैं। एक दिन भड़काऊ तो दूसरे दिन शांति का ढिंढोरा, फिर भड़काऊ फिर शांति का ढिंढोरा। तो ये तो डोनाल्ड ट्रंप दावे कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। वही ईरान अपने एक बयान पे अड़ा हुआ है। ईरान साफ कह रहा है कि अब स्थायी समाधान निकालो, एक दिन सीज़फायर, एक दिन धमकी से काम नहीं चलेगा। वही हॉर्मुज को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। हॉर्मुज में अमेरिका का जंगी जहाज यूएसएस अब्राहम लिंकन जो है वो अमेरिका ने तैनात कर दिया है। हॉर्मुज में अमेरिका के कई जहाज अमेरिका तैनात कर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप सीधी धमकी दे रहे हैं। हॉर्मुज पर जो तनाव है वो रुक ही नहीं रहा है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ना तो ईरान पीछे हटने को तैयार है और ना ही अमेरिका पीछे हटने को तैयार है। तो यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती इस बात का सबूत है कि अमेरिका सिर्फ शांति का ढिंढोरा पीट रहा है और पर्दे के पीछे से कुछ और ही चाल करने की कोशिश में है। यानी अमेरिका सामने तो शांति शांति कर रहा है, इस्लामाबाद में मीटिंग भी कर रहा है, लेकिन ये जो जंगी जहाज अमेरिका ने हॉर्मुज पे तैनात किए हैं ये कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। बहरहाल अमेरिका ने क्या क्या तैनात किया है, क्या अमेरिका हॉर्मुज को लेकर करने वाला है, बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरी सहयोगी नैना के पास चलते हैं और ग्राफिक्स के थ्रू जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। देखिए। जी हाँ, यूएसएस अब्राहम लिंकन समंदर का एयरबेस लड़ाकू विमान तैनात हो चुके हैं। हवा से हमला और निगरानी करने में एक तरह से सक्षम है। बताया जा रहा है कि ये यूएसएस अब्राहम लिंकन दूर बैठकर दुश्मन पर भी सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। सिर्फ यूएसएस अब्राहम लिंकन ही नहीं बल्कि अमेरिका की तरफ से तो इस अरब सागर में यूएसएस त्रिपोली भी लगातार मौजूदगी दर्ज करा रहा है। मरीन का फ्लाइंग स्ट्राइक प्लेटफॉर्म इसे कहा जाता है। मरीन सैनिकों की तैनाती इस पर है। 3500 मरीन कमांडोज F-35B स्टेल्थ फाइटर जेट हेलीकॉप्टर्स के साथ में समंदर से सीधे जमीन पर हमले में सक्षम है। एयर से कॉम्बिनेशन अटैक करने में सक्षम है। इसे लाइटनिंग कैरियर भी एक तरह से कहा जाता है। लेकिन वहीं यूएसएस माइकल मर्फी, जिन्हें मिसाइलों का घातक पहरेदार माना जाता है, गाइडेड मिसाइल सिस्टम से ये लैस होता है। एयर डिफेंस के साथ में अटैक करना इसकी क्षमता है और दुश्मन के विमान और मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में भी ये एक तरह से माहिर है। वहीं यूएसएस रशमोर का जिक्र फिर से होने लगा है, जो सीधा तट पर हमला करने में सक्षम है। सैनिक के साथ में टैंक ट्रांसपोर्ट में भी सक्षम है। लैंडिंग ऑपरेशन स्पेशलिस्ट इसे कहा जाता है। तो समंदर से जमीन तक फोर्स प्रोजेक्शन एक तरह से की जाती है। और यूएसएस पिंकनी की अगर बात करें तो यूएस पिंकनी हाईटेक वॉर मशीन के तौर पर मानी जाती है। एडवांस रडार सिस्टम से लैस मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम इसमें है और सटीक मिसाइल स्ट्राइक क्षमता इसकी है। वही यूएसएस न्यू ऑरलियंस भी जो चलता फिरता सैन्य बेस है, मरीन प्लस हेलीकॉप्टर तैनाती है, भारी सैन्य वाहन ट्रांसपोर्ट करने में सक्षम है और सीधे युद्ध क्षेत्र में एंट्री ये कर सकता है।
तो समझा आपने क्या स्थिति यहां पर बन रही है, किस तरीके से अमेरिका दोहरी नीति खेलने की कोशिश कर रहा है कि एक तरफ शांति की बात कर लेते हैं और दूसरी तरफ जंगी जहाज तैनात कर देते हैं। वहीं अब बात करें भारत की, तो इधर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का सऊदी अरब का अचानक दौरा भी इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा दिलचस्प बना देता है। उन्होंने वहां के वरिष्ठ नेतृत्व से मुलाकात की है और क्षेत्रीय हालात पर चर्चा भी की है। अजीत डोभाल का ये दौरा ऐसे समय में हुआ है जब खाड़ी क्षेत्र में तनाव एक बार फिर बढ़ रहा है। अमेरिकी नौसेना ने हाल ही में ईरान के एक मालवाहक जहाज को कब्जे में लिया, जिसे ईरान ने समुद्री डकैती करार दिया है और बदला लेने की बात कही है। यानी हालात ऐसे बन रहे हैं कि किसी भी वक्त फिर से टकराव हो सकता है। युद्ध विराम खत्म होने वाला है और दोनों पक्षों के तेवर देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि चिंगारी को हवा मिलते देर नहीं लगती। इस पूरे तनाव के बीच पाकिस्तान ने भी एक कदम उठा लिया है। उसने सऊदी अरब में अपने फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। इसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो क्या पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए मैदान में उतरेगा। पहले पाकिस्तान मध्यस्थता कराने के लिए ईरान का दोस्त बन रहा है, तो अब क्या ईरान के खिलाफ ही सऊदी की साइड से पाकिस्तान उतरेगा, ये भी देखने वाली बात है। पिछले साल हुए रक्षा समझौते के मुताबिक अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों पर हमला माना जाएगा। यानी अब ये सिर्फ दो देशों का मामला नहीं रह गया है, बल्कि पूरे क्षेत्र का मामला बन चुका है। पूरा क्षेत्र इसमें उलझ सकता है। ये डील सऊदी और पाकिस्तान के बीच हुई थी। ये नेटो के आर्टिकल 5 जैसा है, यानी एक देश पर हमला सारे देशों पर हमला। ऐसे ही यहां पर देखा जाए तो अगर पाकिस्तान पे हमला होता है तो वो सऊदी पर हमला माना जाएगा, और अगर सऊदी पर हमला होता है तो वो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। वही विशेषज्ञ ये मानते हैं, विशेषज्ञों का मानना है कि सऊदी अरब इस समय एक अहम भूमिका निभा रहा है। वो सिर्फ एक देश नहीं है, बल्कि एक ऐसे केंद्र के रूप में उभर रहा है जहां पर गोपनीय और संवेदनशील बातचीत संभव हो सकती है। और इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान भी आग में घी डालने जैसा है। उनका कहना है कि उनका देश अमेरिका के साथ मिलकर एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है और ये अभी खत्म नहीं हुई है। तो देखा आपने क्या चाल चल रही जा रही है। अब आप बेहतर तरीके से ये समझ गए होंगे कि किस तरीके से अमेरिका और इजराइल चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं। जरा ध्यान से समझिए। एक तरफ बात हो रही है शांति की। इस्लामाबाद में शांति को लेकर मीटिंग चलने वाली है कि हमें पीस चाहिए, हम युद्ध विराम करना चाहते हैं, हम युद्ध नहीं चाहते, बहुत नुकसान हो रहा है। एक तरफ तो ये बात हो रही है कि अमेरिका से जेडी वेंस जा रहे हैं या उनका प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, एक तरफ वो लोग पाकिस्तान जा रहे हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका हॉर्मुज पे जहाज तैनात कर रहा है, और तीसरी तरफ इजराइल अपना अलग ही गेम चला रहा है। नेतन्याहू ये साफ कह रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल एक बड़ी जंग लड़ रहे हैं। तो अब जरा ये समझिए कि ये खेल क्या चल रहा है। यानी सामने से तो शांति के ढिंडोरे ये लोग पीट रहे हैं और पीठ पीछे कुछ और ही चीजें चल रही हैं। नेतन्याहू का यह भी कहना है कि इस संघर्ष में काफी उपलब्धियां हासिल की गई हैं, लेकिन आने वाले समय में और भी बड़े घटनाक्रम सामने आ सकते हैं। यानी साफ है कि हालात अभी शांत नहीं होने वाले। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है कि बातचीत की मेज सजी है, लेकिन कुर्सियां खाली होती जा रही हैं। एक तरफ धमकियां है, दूसरी तरफ इनकार, और बीच में पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि आगे क्या होगा। आपको बता दें, नेतन्याहू शुरू से ही सीजफायर के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि इजराइल ये साफ कहता है कि ईरान उसकी संप्रभुता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और वो कैसे, समझिए। नेतन्याहू और इजराइल ये कहते हैं कि ईरान हिजबुल्लाह और हमास जैसे तत्वों को फंडिंग करता है, जो इजराइल की संप्रभुता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमास से इजराइल पहले से ही लड़ रहा है, गाजा में पहले से ही युद्ध जारी है, दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल हमला कर रहा है। तो ऐसे में वो नहीं चाहता कि ईरान से युद्ध रुक जाए और ईरान फिर से इन तत्वों को फंडिंग करे या किसी भी तरीके की मदद करे। तो जब ये सीजफायर का आगाज हुआ तो रिपोर्ट सी सामने आई कि शायद अब नेतन्याहू और अमेरिका के बीच तनातनी हो सकती है, क्योंकि अगले दिन इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया, जिसका जिक्र सीजफायर के उन प्रस्ताव में था। हालांकि अमेरिका ने साफ कहा कि लेबनान एक अलग मुद्दा है और ईरान एक अलग मुद्दा है।
वहीं ईरान ये कह रहा है कि पहले लेबनान में जंग रोको, उसके बाद सीज़फायर पर बात होगी, उसके बाद हॉर्मुज़ खुलेगा। लेकिन नेतन्याहू यहां पर कुछ और ही चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू से डर गए हैं, या फिर नेतन्याहू के पास वो हथियार है जो डोनाल्ड ट्रंप को झुकने पर मजबूर कर रहा है। क्योंकि एक दिन बात होती है सीज़फायर की और अगले ही दिन डोनाल्ड ट्रंप बयान देते हैं कि सभ्यता खत्म कर देंगे। फिर नेतन्याहू आकर कहते हैं कि हम तो अपने लिए लड़ रहे हैं, उपलब्धियां बहुत हमें मिल गई हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अमेरिका क्या इजराइल के आगे झुक रहा है, और इजराइल के पास ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी बात इजराइल को पता है जिससे अमेरिका झुक रहा है, ऐसी कौन सी कमजोरी है नेतन्याहू के पास ट्रंप की, जिसको देखते हुए ट्रंप नेतन्याहू की बात मान रहे हैं। वहीं अगर बात करें ईरान की, तो ईरान ने साफ कर दिया है कि अब 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते का सीज़फायर हमें नहीं चाहिए, सीधा समाधान करो। ट्रंप ने 7 दावे किए जिनको आईआरजीसी ने खारिज कर दिया। आईआरजीसी ने साफ कह दिया ट्रंप तो झूठ बोल रहे हैं। तो ईरान का साफ कहना है कि या तो सीधा समाधान करो या फिर युद्ध में आओ। आप आते हैं, 2 हफ्ते का सीज़फायर करते हैं, फिर धमकियां देते हैं, फिर सीज़फायर होता है। इससे ईरान परेशान हो चुका है। ईरान ने साफ कह दिया है कि या तो सीधा समाधान निकालो वरना ये सीज़फायर बंद करो। अब ईरान इसके अलावा और क्या कुछ कह रहा है, इसी को बेहतर तरीके से समझने के लिए नैना के पास चलते हैं और नैना से जानते हैं। देखिए, शांति वार्ता पर संकट गहरा चुका है। यूएस ईरान डील पर टकराव और भी ज्यादा तेज हो रहा है और ट्रंप की धमकी, तेहरान का 2 टूक जवाब एक के बाद एक आ रहा है। सीज फायर बढ़ाने से यूएस का क्लियर कट इनकार है और ईरान कह रहा है भाई बातचीत नहीं, पहले भरोसा होना चाहिए। न्यूक्लियर डील से आगे अब विवाद बढ़ता हुआ नजर आता है। अब हॉर्मुज़ की सुरक्षा भी एक तरह से एजेंडे में शामिल हो गई है। इतना ही नहीं, जो जमी हुई संपत्तियां हैं जिसे अमेरिका ने फ्रीज करके रखा है, उस पर रिलीज करने की बात ईरान कर रहा है। मिसाइल प्रोग्राम पर खींचतान एक बार फिर से होता हुआ नजर आएगा। वहीं युद्ध, मुआवजा और मिडिल ईस्ट की एक बड़ी पॉलिटिक्स यहां पर नजर आ रही है और पॉलिटिक्स भी ये कहा जाए कि एक अलग रूप में हो रही। ईरान का रुख है, ईरान कह रहा है कि भाई सीज फायर नहीं, स्थायी समाधान चाहिए। ये बात में जो पार्शियल टुकड़ों में सीज फायर हो रहा है वो कोई पूर्ण समाधान नहीं है, स्थायी समाधान चाहिए और सुरक्षा की गारंटी कि भविष्य में ईरान पर अमेरिका या फिर इजराइल हमला नहीं करेगा। धन्यवाद नैना। तो समझा आपने किस तरीके से ये जंग दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा भयंकर होती जा रही है। ईरान अमेरिका के बीच हॉर्मुज़ में दोबारा नाकाबंदी लागू होने से तनाव बढ़ने के दौरान अब उत्तर कोरिया भी मैदान में उतर चुका है। जो यहाँ उत्तर कोरिया ने एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर हड़कंप मचा दिया है। इस घटना के बाद जापान में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। जापान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर एक पोस्ट के दौरान उत्तर कोरिया द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के बाद नेशनल इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। अब यहाँ पर उत्तर कोरिया की भूमिका को समझना भी बेहद जरूरी है। एक तरफ अमेरिका ईरान युद्ध में उलझा हुआ है, दूसरी तरफ उत्तर कोरिया। इस वर्ष उत्तर कोरिया के हथियार परीक्षणों की श्रृंखला में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। पिछले सप्ताह उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने कहा था कि उनके देश के डिस्ट्रॉयर से मिसाइल परीक्षणों की निगरानी की है। उससे पहले वाले सप्ताह में क्लस्टर बम वॉरहेड वाले बैलिस्टिक मिसाइलों और अन्य नई हथियार प्रणालियों के परीक्षण किए गए थे। पिछले महीने उत्तर कोरिया ने अमेरिकी मुख्य भूमि तक पहुंचने वाली मिसाइलों के लिए अपग्रेडेड सॉलिड फ्यूल इंजन का परीक्षण किया था। वर्ष 2019 में डोनाल्ड ट्रंप के साथ परमाणु कूटनीति के विफल होने के बाद से ही किम जोंग उन ने अपने परमाणु और मिसाइल शस्त्रागार को लगातार बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया था। हालांकि ट्रंप ने हाल ही में किम जोंग के साथ कूटनीति बहाल करने की इच्छा दोहराई है। उत्तर कोरिया के नेता ने हाल ही में ट्रंप के साथ बातचीत का दरवाजा खुला रखा है, लेकिन अमेरिका से परमाणु निरस्त्रीकरण की शर्त हटाने की मांग की है। यानी यहाँ भी वही तनाव है जो ईरान के साथ है। अमेरिका कह रहा है कि तुम न्यूक्लियर डेवलपमेंट नहीं कर सकते, लेकिन उत्तर कोरिया कह रहा है कि हमारे देश के लिए ये जरूरी है, हम करें, रोक सकते हैं तो रोक लीजिए।
आपको बता दें, ट्रंप मई में बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ शिखर बैठक के लिए जा रहे हैं। कुछ पर्यवेक्षकों का मानना है कि उत्तर कोरिया के हालिया परीक्षण अमेरिका के साथ भविष्य की बातचीत में अपनी मजबूत स्थिति बनाने के लिए किए गए हैं। बता दें, बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक ने कहा है कि उनकी एजेंसी ने उत्तर कोरिया के परमाणु निर्माण सुविधाओं में तेज वृद्धि की पुष्टि की। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ईरान को अमेरिका रोक नहीं पा रहा है तो उत्तर कोरिया को कैसे रोके। बहरहाल अब देखना ये होगा कि क्या ये कूटनीति का खेल किसी समझौते तक पहुंचेगा या फिर हालात ऐसे ही बिगड़ते बिगड़ते एक बड़े टकराव में बदल जाएंगे। फिलहाल तो इतना जरूर है कि दुनिया सांस रोककर इस पूरे घटनाक्रम को देख रही है। आखिर में तस्वीर वही पुरानी दिख रही है, बातों में शांति लेकिन इरादों में तूफान। एक तरफ ताकत का दिखावा तो दूसरी तरफ झुकने से साफ इनकार, और बीच में पूरी दुनिया जैसे बारूद के ढेर पर बैठी। अगर हालात ऐसे ही रहे तो आग से खेलोगे तो हाथ तो तुम्हारे भी जलेंगे ही वाली कहावत सच होते देर नहीं लगेगी। अब ये देखना होगा कि समझदारी जीतती है या फिर जिद की ये लड़ाई पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लेती है। फिलहाल तो माहौल ऐसा है कि हर अगला कदम नई हलचल पैदा कर सकता है। बयानबाजी अपने चरम पर है, चालें तेज हो चुकी हैं और भरोसा लगभग टूट चुका है। ऐसे में अगर किसी ने जरा सी चूक की तो मामला हाथ से निकल सकता है। अब दुनिया की नजरें टिकी है कि ये कहानी बातचीत पर खत्म होगी या फिर टकराव के नए अध्याय के साथ आगे बढ़ेगी। बहरहाल आने वाला समय बताएगा कि खाड़ी के क्या हालात होंगे। क्या डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटेंगे, क्या ईरान पीछे हटेगा और नॉर्थ कोरिया को डोनाल्ड ट्रंप कैसे संभालेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपकी इस पर, क्या कुछ लगता है आपको, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली, और युद्ध से जुड़ी तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।